नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह सर। बहुत सेंसिटिव मुद्दा निकल कर आया है केरला की साइड से। वही केरला जहां पे PF5 का गढ़ था, जहां से भारत को विभाजन करने की तैयारी चलती है, जहां से सिमी ऑपरेट करता, सिमी के बाद SDGPI के वो पकड़े गए, जखीरे पकड़े गए हैं हथियारों के। वहां से फिर से एक बड़ी अ, दुर्भाग्यपूर्ण न्यूज़ आ रही है। सर, ओवर टू यू। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, सर। थैंक यू गायत्री जी। आपने जो बिल्कुल संबोधन में प्रियम्बल बताया कि बहुत ही भयावह और बहुत ही चौंकाने वाले जो चीजें आई, लेकिन ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। आपने सिमी की बात की, आपने SDPI की बात की, आपने PFI का नाम जो है वो शायद चूक गया। सबसे ज्यादा जहरीला सांप तो PFI है, जिसको भारत सरकार ने बैन किया। और जब बैन हुआ था तो आपको जान के आप याद होगा कि इनके दफ्तरों पर जब रेड हुई तो इन्होंने आक्रमण किया, इन्होंने चक्का जाम किया। त्रिवेंद्रम में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ तो केरल हाईकोर्ट ने कहा था इसकी पूरी भरपाई इन्हीं लोगों के सामान फर्नीचर बेच करके उसकी भरपाई पूरी की जाए। याद रहे आपको कि PFI की पासिंग आउट परेड और मार्चेस भी केरला में होती रही हैं, और केरला से ही लव जिहाद का नाम आगे बढ़ा। और केरला से ही न सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बल्कि केरला हाई कोर्ट ने पहली बार लव जिहाद का नाम दिया। लेकिन हमारे यहाँ जो गंगा जमुनी तहजीब और इस तरीके की अफीम चाटने वाले लोग हैं, वो बड़ी बेकरारी से कह रहे हैं कि नहीं साहब, ऐसा कुछ है नहीं लव जिहाद। अभी आपने अल्फला में देखा, KGMU में देखा, एक एक डॉक्टर 15-15 जो है हिंदू डॉक्टर्स रेजिडेंट्स को एक चंगुल में फंसा रहे हैं। और यही नहीं, जो अगर इसकी जिहादी माइंडसेट आपने देखा होगा, आज ही की ये खबर है कि एक सिख लड़की को बचाने 250 सिखों का जत्था लंदन में चला गया। तो ये जो आपका जहर का DNA है, ये सर्वत्र है। ऐसा नहीं कि केवल लखनऊ में है या एर्नाकुलम में है या केरल में है। और इस चीज को आइडेंटिफाई जिस दिन आप कर लें, शत्रुबोध, ये बड़ा प्यारा शब्द है, शत्रुबोध, इसको समझ ले सब अच्छी तरीके से। और ये समझ ले कि आप और आपके ऊपर, आपके जान माल के ऊपर कौन ग्रहण लग करके बैठने वाला है, और तदनुसार अपनी हिफाजत, अपने परिवार की हिफाजत का इंतजाम कीजिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब आप ये देख लीजिए कि आपके सामने जो बात आई है, अभी तो मदुरई का मामला अभी शांत नहीं हुआ। मदुरई का मामला आपको याद होगा, जो कार्तिगाई दीपम की ऊपर जो समस्या खड़ी हुई थी, तो हाईकोर्ट ने बड़ी अच्छी व्यवस्था दी, मद्रास हाईकोर्ट ने। ये परंपरागत है और दीपम व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो गंगा जमुनी वाले हैं, वो गंगा जमुनी की लुटिया लेकर के इसी जज के इम्पीचमेंट के पीछे चले गए, जहां पूरा देश जो है इनको बधाई दे रहा है जज को कि आपने एक प्रिंसिपल स्टैंड लेकर के कानूनी आधार के ऊपर आपने वो सुनिश्चित किया जो कि संवैधानिक अधिकार था वहां के सनातनियों का। लेकिन जहां पे लोग कहते हैं कि ये सनातन वायरस है, सनातन पेंडेमिक है, सनातन एक बीमारी है, सनातन को समुद्र में डुबो देना चाहिए, तो उस सरकार के सामने अगर किसी जज ने साहस किया है तो उस जज को और उसके कुल और वंश को प्रणाम। लेकिन उस जज के इम्पीचमेंट के पीछे कौन कौन गए हैं, उनको जरा देख ले। सर तन से जुदा में तो कोई गया नहीं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तब तो कोई गया नहीं। और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये जो ढपली लेके चलते थे उनके बारे में किसी ने एक शब्द कहा हो। लेकिन हाँ, यहां चूंकि दीपक जलाने के बारे में हो गया है, तो आप चाहते हैं उस माननीय हाई कोर्ट जज का इम्पीचमेंट हो। कर तो आप नहीं पाएंगे, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन स्वांग रच करके, अपना उल्लू सीधा करके, वोट बैंक पॉलिटिक्स करके, ये गायत्री जी अपना थोड़ा उल्लू सीधा तो कर ही लेंगे, और जो कि कर रहे हैं। अब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आ जाए, फिर हम बाकी की चीजें आगे बताएंगे। ये गंगा जमनी तहजीब है, ये इस देश किसी के बाप का नहीं है, ये सबका है। लेकिन जहां पर एक के बाप की औलाद की जनसंख्या बढ़ जाती है, तो उनका मिजाज और तरबियत और दूरंदेशी कुछ ज्यादा हो जाती है। केरल में ही एक जिला है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम में आप ये समझ लीजिए कि बाइफरकेट एर्नाकुलम, क्योंकि केरल मुस्लिम जमात है, वो अंग्रेजी में जमात कहते हैं, हम आप जमात कहते हैं, वो जमात कहते हैं। तो केरल मुस्लिम जमात ने कहा चूंकि यहां पर इनकी संख्या शांतिप्रियों की ज्यादा हो गई है, तो इस जिले का विभाजन होना चाहिए। और जिले का विभाजन ही नहीं होना चाहिए, इसका मुख्यालय भी बदल जाना चाहिए। इसका मुख्यालय होना चाहिए मुवट्टू पुजहा, हेडक्वार्टर्स होना चाहिए। ये तो खैर मैटर ऑफ डिटेल है, लेकिन इनका दुस्साहस तो देख लीजिए।
चूंकि जनसंख्या शांति प्रियों की जरा सी बढ़ी तो अब उन्होंने अपना झंडा ऊपर कर दिया। और ऐसा नहीं कि झंडा पहली बार ऊपर किया है, जहां जहां इनको जनसंख्या शांति प्रियों की बढ़ती है तो मेढकी को जुकाम वहीं से शुरू होता है। तो यहां भी मेढकी को जुकाम शुरू हुआ। अब देश के सामने दो विकल्प हैं कि या तो इनको अलग कर दें या फिर इनको सूचित कर दें, भाई तुम यहीं क्यों रहना चाहते हो, तुम वहां चले जाओ जहां सब तुम्हारे ही हैं। पाकिस्तान का रास्ता इनको दे करके या तो बांग्लादेश में ढकेल दें या पाकिस्तान में ढकेल दें, कि तुम पूरी तरीके से जमात जमात में चले जाओ, फिर यहां क्यों रह रहे हो, तुम्हारे बाकी भी जो तुम्हारे जो अरमान है वही पूरे होंगे। ये नहीं मालूम कि वहां जाकर के खाल खींच ली जाएगी तुम्हारी, और मजदूर से भी ज्यादा बदतर तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी। और इनका ये कह देना कि चूंकि यहां इनकी संख्या शांति प्रियों की बढ़ गई है इसलिए एक बाइफर्केशन होना चाहिए, तो जहां जहां आपकी जनसंख्या बढ़ेगी वहां वहां आप बाइफर्केशन चाहेंगे। ये डेमोग्राफिक चेंज हो गया है। अब ये पॉलिटिकल टूल है, या तो आप इसके पक्ष में बोलेंगे या मौन रहेंगे। जैसे आज की तारीख में आपने देखा होगा, आपके अलावा किसी ने इस बिंदु को उठाया नहीं है और कोई साहस करेगा भी नहीं, और तो और इसके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं करेगा, क्योंकि ये आत्मघात होगा, सेल्फ गोल होगा। अधिकांश जो तथाकथित गंगा जमुनी सूडो सेकुलर पार्टीज हैं इससे दूरी बना के रखेंगी, बल्कि कहेंगे कि हाँ हमको सबके हित की बात करनी चाहिए। माइनॉरिटीज तो सिख भी हैं, माइनॉरिटी तो जैन भी हैं, माइनॉरिटी तो पारसीज भी हैं, लेकिन चूंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से वो नगण्य हैं और इररिलेवेंट है, इसलिए उनकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम बात उनकी करेंगे माइनॉरिटीज की, जिनकी संख्या पाकिस्तान की जनसंख्या से ज्यादा है, उनको माइनॉरिटीज मानेंगे, क्योंकि उनकी वोट और उनकी वोट करने की क्षमता और वोट बैंक पॉलिटिक्स में उनका स्थान है। तो कोई माइनॉरिटी से कोई लगाव नहीं है। जे साई दीपक ने बड़ी अच्छी बात कही कि भारत में 3 तरह के मूर्ख होते हैं। एक मूर्ख वो होते हैं जो समझते हैं कि ये सांप हमें डसेगा नहीं। दूसरा मूर्ख होता है कि भाई ठीक है, अगर इनको हम 20% वोट को अगर हम ये बना लें तो हम एक तरीके से 15 साल हमारे तो कट जाएंगे। उनको ये नहीं मालूम कि 15 साल अगर आपने काट भी लिया तो उस 15 के 16वें साल के बाद आप और आपकी संतान उनका क्या होगा, कभी सोचा है आपने? और तीसरे तरह के मूर्ख वो होते हैं जो समझते हैं कालांतर में हम इनको मुख्य धारा में समेट लेंगे। इसके पहले विश्व में कहीं पर मुख्य धारा में कोई समेट पाया, बल्कि जो समेटने वाले थे वही समट गए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, कहीं भी मुख्य धारा की जो पुरानी जो जनसंख्या थी उसका 1 या 2% बचा, बाकी 98% मुख्य धारा वाले ही उनको लील गए। तो ये समझ लीजिए कि ये जे साई दीपक ने कहा कि 3 तरह के मूर्ख हैं, तो हमारे यहां भी यही 3 तरह के मूर्ख हैं। आप समझ रही होंगी, एक तो वो पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं कि अपना उल्लू सीधा कर लो, जैसे बिहार वाले हैं, यूपी वाले में भी कुछ हैं जो सब समझते हैं कि हमारे 15-16 साल कट जाएंगे, 3-4 इलेक्शन, फिर देखा जाएगा क्या होता है। और कुछ समझते हैं कि नहीं, मुख्य धारा में गंगा जमुनी तहजीब में हम इनका समावेश कर लेंगे। तो दुनिया में अगर कहीं समावेश हुआ हो तो आप भी समावेश कर लीजिएगा। वास्तविकता यह है कि कहीं न समावेश हुआ था और न समावेश होगा। अब हम बात करते हैं इसकी आज की जो भयावह स्थिति है उसको अगर आप गौर करें तो आप ये देखिएगा कि हिंदू 11 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुका है ऑलरेडी। 11 राज्यों में हिंदू ऑलरेडी अल्पसंख्यक हो चुका है। कहां कहां? मिजोरम में 2.75% बचा है, नागालैंड में 8.75%, मेघालय में 11.53%, अरुणाचल में 29%, मणिपुर में 31% और जम्मू कश्मीर में 28%, लक्षद्वीप में 2.5%, लद्दाख में 1% और पंजाब में 38%। अगर हम देखें कि जनसंख्या में किसका वहां पर ज्यादा संख्या है तो पंजाब में सिख मेजॉरिटी, लद्दाख में मुस्लिम बुद्धिस्ट मेजॉरिटी, लक्षद्वीप में मुस्लिम मेजॉरिटी, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी, मणिपुर में हिंदू और क्रिश्चियन एक तरीके से अलाइंड है, लेकिन 31% ही वहां पे हिंदुओं की परसेंटेज है। अरुणाचल प्रदेश 29%, मेघालय 11%, नागालैंड 8.75 और मिजोरम हम लोग डिस्कस चुके हैं। और इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि यहां पर नोटिफाई करें रिलीजियस माइनॉरिटीज कौन है। फिर ये नहीं कि माइनॉरिटीज का मतलब केवल शांति दूत, जहां जहां हिंदू माइनॉरिटीज में है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वही माइनॉरिटी स्टेटस जैसे कश्मीर में है,
अन्य स्थानों पर है, वो माइनॉरिटी स्टेटस हिंदुओं को मिलना चाहिए। तो आप ये बता दीजिए गायत्री जी, क्या हिंदुओं को माइनॉरिटी स्टेटस कश्मीर में मिला है? वहां से तो कश्मीरी पंडित भगा दिए गए, आज तक नहीं पहुंच पाए। और यही एक अगर आदमी जो है, अगर एक आदमी की अगर हत्या हो जाती है, बुरी है, नहीं होनी चाहिए, अखलाकी, तो वो अखलाक को हर मौके पे, हाँ तो साहब जितना जुल्म ज्यादती हो रही है, एक अखलाक और पूरे कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड आपने किया है, तो कम से कम समझते हैं कि अगर इसका मुकाबला करें तो तराजू का पसंगा भी नहीं होगा। अखलाक बुरा था, मैं कह रहा, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ और जो जुल्म ज्यादती हुई, आरी से काट दिए गए वहां पे महिलाएं, सामूहिक बलात्कार हुए, उसके बारे में अगर आपको चर्चा करें तो आप जो कहिए हम हार जाएंगे। अब आज का जो बीमारी है हमारी, गंगा जमुनी तहजीब का जो अफीम आया है, इस अफीम के चलते ये सब फासिस्ट लोग हैं। जो बिहार वाले थे, आप याद करें, वो कहते थे ये फासिस्ट लोग हैं। फासिस्ट की स्पेलिंग आपको आती नहीं, अपने को आप बड़ा धर्मनिरपेक्ष समझते हैं, ये फासिस्ट लोग हैं। तो फासिस्ट लोग अगर हैं, अगर अपनी हिफाजत कर रहे हैं, आप उनको फासिस्ट कहिए या फांसी कहिए, जो कहिए, लेकिन अपनी हिफाजत तो करना सबका धर्म है, आपका भी है। ये बात दूसरी कि आज आपकी जो दुर्गत हो रही है कि आपके पाप के कर्मों के चलते आपकी दुर्गत हो रही है। और ये रही बात इसकी, आपने पूरा जो इंग्रेडिएंट्स देखे, अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे आ जाइए, केजीएमयू में आ जाइए, एसएन मेडिकल कॉलेज में आ जाइए, ये जिस तरीके से आप यहाँ, एक छोटी सी स्पीच है, जरूर उसको सबको सुनाइएगा। एक कोई पिक्चर आई थी 2010 में, शौर्य, तो ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप की एक स्पीच है कोर्ट मार्शल के बाद। वो तब तो बताया था फौज को और वर्दी को बदनाम करने के लिए, लेकिन जो कुछ जो ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप ने कहा था उसमें बहुत कुछ सही है, बहुत कुछ सच है। और मैं चाहूंगा आप अपने शो के बाद उसकी छोटी सी क्लिप भी आती है, ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप स्पीच इन द कोर्ट मार्शल इन फिल्म शौर्य, वो सब लोग देखें एक बार जरूर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा सही कहा है, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा गलत कहा है। उन्होंने जो कहा है काफी हद तक सही है, भारत को जागने की जरूरत है। ये जो समस्या आई है और जो आपने, हम लोगों आज डिस्कस कर रहे हैं कि एर्नाकुलम स्टेट में जो ये जमात की ये जो डिमांड है, ये कहां से और कितनी वाजिब है, कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल है। वैसे तो हम संविधान की बात करेंगे, इस संविधान को हम मानते हैं, लेकिन राम मंदिर पे अगर उल्टा फैसला आ जाए तो हम संविधान को नहीं मानते, हमारे लिए शरीयत ज्यादा जरूरी है। शाहबानू का केस आ जाए कि नहीं नहीं नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हमारे लिए शरीयत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वही देख लीजिए, शरीयत से इतनी मोहब्बत अगर है तो क्रिमिनल लॉ में यह कहता है कि अगर हिंदू चोरी करे तो उसको 4 साल की सजा है, लेकिन मुसलमान करे तो उसके तो हाथ काट देने चाहिए। अगर हत्या करे तो पत्थर से मार पीट पीट करके उसकी हत्या, तो शरीयत वहां भी तो लागू करा लो। आपने कभी आज तक सुना है कि क्रिमिनल लॉ में भी शरीयत को लागू कर दिया जाए? मैं समझता हूं कि शुरुआत यहीं से करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने किसी भी भाई के मजहबी हकूक को कम नहीं करना चाहिए। अगर उनको शरीयत से इतना लगाव है तो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में भी शरीयत लागू होनी चाहिए। इसमें आपका क्या ख्याल है गायत्री जी? लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए? बिल्कुल, आप आगे दोनों हाथ में लड्डू नहीं रख सकते, यहाँ अच्छा ये लगा तो ये रख लिया, यहाँ फ़ायदेमंद ये है, तो ये रख लिया। एक समान, आपको शरीयत चाहिए तो मैं आई रिमेंबर डोल जी का भी कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट आया था, यू कांट हैव इट ऑल। आप शरीयत अपनी मर्ज़ी से लो, जो क्लॉज़ मन करे वो ले लो, जो आपके फ़ायदे का वो नहीं हो सकता। या तो शरीयत ले लो और या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, एक ही चीज़ ले सकते हो, दोनों नहीं ले बिल्कुल सकते। सही, बिल्कुल सही कहा सर, आपने। कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जस्ट बिकॉज़ आप एक कम्युनिटी के हो गए हैं, शांति प्रिय कम्युनिटी के हो गए हैं, तो आप एक अलग ही डिस्ट्रिक्ट ले लो, एक अलग जिला ले लो, फिर एक अलग प्रदेश ले लो, फिर एक अलग देश भी माँगोगे। संग बुनियाद यही होती है शुरुआत से, धीमे धीमे ऊंट और अरब वाला हाल, कि पहले ऊंट जो है पहले अपना पैर का खुर अंदर करेगा, फिर पूरा पैर करेगा, फिर दोनों पैर करेगा, फिर खुद अंदर तंबू में घुस जाएगा और अरब को कर देगा बाहर। यही स्ट्रैटेजी ये भी है कि पहले जनसंख्या बढ़ाओ। जनसंख्या जैसे आपके इराक के सद्दाम हुसैन ने क्या कहा था कि हमारी जो उम्मत है वो हमारी औरतों के पेटों में पल रही है, बढ़ रही है, और उनके जरिए हम दुनिया में हुकूमत करेंगे। तो जनसंख्या बढ़ा देना, जहां रहना फालतू हरकतें कर देना, जगहों पर कब्जा करना। कैसे कब्जा करना? ये जो अतिक्रमण, मजार, नाजायज बारात घर, बरेली के जो मौलाना है तौकीर रजा खां, इन्होंने कितने कंस्ट्रक्शन करा लिए थे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनवा लिए थे, बारात घर बनवा लिए थे, सब अतिक्रमण। पहले एक छोटी सी जो है आप एक मड़ैया बनाइए, कोई नहीं बोले, मड़ैया को पक्का कर लीजिए, 4 दुकानें बनाइए, फिर उसके बाद मस्जिद बना लीजिए, फिर मस्जिद को 4 तल्ला कर दीजिए। अभी मैं कई जगह जहां गया था, कई सालों बाद जब मैं गया,
तो मैं देखता हूँ कि जो बिल्कुल जहाँ पे टूटी-फूटी ये मस्जिदें थी, आज 5-5 तल्ले की एयर कंडीशन मस्जिदें हो गई हैं। ये पैसा कहाँ से आया? ज़ाहिर है कि यहीं से आया। कतर ने जो दिया है आपको $18 बिलियन एक-एक जगहों पे जाकर के, छांगुर को 500 करोड़ कहाँ से आया? ये रमीज़ और डॉक्टर परवेज़, इनके जेबें इतनी गहरी कैसे हो गई? ज़ाहिर है कि मुस्लिम ब्रदरहुड का पैसा इनको मिल रहा है, ज़कात के पैसे मिल रहे हैं, उसकी ताकत पे ये उछल-कूद मचा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसमें गायत्री जी सरकार को और इंटेलिजेंस को सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। क्योंकि इस तरीके से अगर आप मौका दीजिएगा, ये फ़िरका परस्त यही सबसे बड़े फ़िरका परस्त यही हैं। जो आपको कहा जाता है, हमें कहा जाता है सबसे बड़े फ़िरका परस्त हैं ये, कि जो अलग ज़िला हमारे आप बता दीजिए किसी ने अलग ज़िला माँगा हो, अलग मोहल्ला माँगा हो, ये तो जिस तरीके से इनकी शुरुआत की है एर्नाकुलम में, कि ज़िले को बिल्कुल बाइफरकेशन हो जाना चाहिए, निहायत शर्मनाक और जिसने माँग की है, उससे कहीं कम्युनल कार्ड खेल रहा है, उनके ऊपर यूएपीए का केस दायर करें। जी, बिल्कुल सही सर। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद।